राजस्थान की वीरानी में बसे उस छोटे से गांव नाकोरा के बारे में कुछ बातें किसी किताब में नहीं मिलेंगी। यह वो गांव था जहां दोपहर की धूप भी डरकर उतरती थी और रात की हवा बिना मंजिल के भटकती रहती थी। लोग वहां कम बोलते थे, पर कुछ परछाइयां बहुत कुछ कहती थीं, फुसफुसाकर धीमे से। गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना कुआं था, जिसे सब छाया वाला कुआं कहते थे। इस नाम की वजह कोई नहीं बताता, बस इतना कहते, उसके पास मत जाना। वहाँ जो दिखता है वो होता नहीं, और जो नहीं दिखता वही रह जाता है साथ। नीरा एक 15 साल की चंचल निडर लड़की अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती थी। वह बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी, उसे कहानियां नहीं, रहस्य अच्छे लगते थे। वो अक्सर गांव के बड़े बुजुर्गों से भूत प्रेत की बातें निकालने की कोशिश करती, पर सब चुप्पी साध लेते। एक दिन खेत से लौटते वक्त नीरा की नजर कुएं के पास पड़ी किसी चीज पर पड़ी। धूप की चमक में कुछ झिलमिलाया। उसने पास जाकर देखा, मिट्टी में आधी दबी हुई एक पायल थी, चांदी की, नाजुक, और उस पर छोटे छोटे घंटियों की माला, जिनसे एक बेहद धीमी सी खनक निकल रही थी। नीरा ने उसे उठाया। अजीब बात ये थी कि पायल धूल से ढकी नहीं थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां रखी हो। माँ ने जब नीरा को वो पायल घर लाते देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कहाँ मिली ये? माँ ने कांपती आवाज में पूछा। कुएं के पास, नीरा बोली बेफिक्री से। कुएं के पास, माँ ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। उसे वहीं छोड़ देती नीरा। क्या तुझे नहीं पता वो किसकी थी? किसकी? नीरा ने जिज्ञासा से पूछा। माँ कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, ये पायल छाया की थी। वही लड़की जो 100 साल पहले उसी कुएं में कूद गई थी। लोगों ने कहा वो पगला गई थी, लेकिन उसकी माँ कहती थी वो किसी की हो चुकी थी, किसी ऐसी परछाई की जो इंसान नहीं थी, और जाने से पहले उसने कहा था, मैं लौटूंगी। पायल की आवाज में। नीरा हंस दी। माँ, तुम भी ना? अब तो मैं इसे पहनूंगी जरूर। देखो कितनी सुंदर है। माँ ने बहुत मना किया, पर नीरा ने वो पायल बाई टखने में पहन ली। उसी रात हवेली के अंदर सब कुछ बदल गया। रात के तीसरे पहर माँ की नींद किसी आवाज से टूटी। पहले लगा जैसे कोई हल्की सी खनक आ रही है, जैसे पायल की, पर फिर वो खनक 2 पायलों की बन गई। नीरा के कमरे की तरफ देखा तो दरवाजे के नीचे 2 परछाइयां दिखीं। एक नीरा की, दूसरी। वो छोटी थी, लेकिन उसकी गर्दन सीधी नहीं, एक तरफ झुकी हुई लगती थी। माँ डर के मारे उठी, दरवाजा खोला, पर कमरा खाली था। नीरा खिड़की के पास खड़ी थी, चुपचाप बाहर देख रही थी। नीरा? माँ ने पूछा। नीरा ने धीरे से गर्दन घुमाई और बहुत धीमे, लगभग कान में फुसफुसाते हुए बोली, माँ तुमने सुना? वो फिर आई है। उसकी पायल अब मेरे साथ चलती है। माँ कांप गई। कौन? नीरा? वही जिसकी परछाई अब भी कुएं में बैठी है। वो कहती है मैं जब चलती हूँ तो वो भी चलती है। अगली सुबह नीरा पहले जैसी नहीं थी। वो कम बोलती, कभी कभी दीवारों से बातें करती, और सबसे अजीब बात, जब वो चलती तो सिर्फ बाएं पैर की पायल से आवाज आती, दाएं पैर से नहीं। गांव की बुजुर्ग छनुआ दादी को जब ये बात पता चली, उन्होंने माँ को बुलवाया। इस पायल को कुएं से दूर फेंक दो, दादी ने कहा। ये छाया का बुलावा है। एक बार जिसे उसने पहचाना, उसे छोड़ती नहीं। पायल अब सिर्फ गहना नहीं, सांकल बन चुकी है। माँ ने उसी शाम नीरा से पायल उतारने को कहा। नीरा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से हंसते हुए बोली, अब वो उतरेगी नहीं माँ, अब वो मेरी हड्डियों में गूंजती है।
उस रात के बाद हवेली में सांझ जल्दी उतरने लगी, जैसे सूरज खुद भी वहां देर रुकना नहीं चाहता था। नीरा अब वो लड़की नहीं रही थी जो कुएं से लौटकर हंसती हुई घर आई थी। उसकी चाल में ठहराव था, आंखों में एक बर्फीला खालीपन, और सबसे डरावनी बात, जब वो चलती तो हर कोई पायल की आवाज 2 बार सुनता था, एक असल और एक परछाई जैसी। माँ ने कई बार कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन नीरा की आंखों में एक अजनबी जिद थी। वो कहती, तुम नहीं जानती माँ, वो कौन है। वो कोई चुड़ैल नहीं, वो बस अधूरी रह गई थी, और अब मैं उसकी बात पूरी करने आई हूँ। कौन अधूरी रह गई थी, माँ ने कांपते हुए पूछा। नीरा ने जवाब दिया, छाया। उस नाम के साथ हवेली की दीवारें जैसे कांप उठीं। गांव में अफवाह फैलने लगी। कोई कहता नीरा रात को अकेले कुएं के पास जाती है, कोई कहता उसने खुद से बात करना शुरू कर दिया है, कोई कहता उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रहीं। छनुआ दादी, जो वर्षों से गांव की लोक कथाओं की जीवित किताब थीं, खुद हवेली आईं। उन्होंने नीरा को देखा और तुरंत बाहर जाने को कहा। उन्होंने माँ को बताया, छाया का जन्म रात में हुआ था, एक तांत्रिक यज्ञ के बीच, जब उसकी माँ को कहा गया कि बच्ची को तुरंत कुएं में डुबा दो, वरना वह परछाइयों की पुकार ले आएगी। पर माँ ने मना कर दिया। बच्ची बड़ी हुई पर हमेशा अजीब रही, और एक दिन जब पूरी चांदनी रात थी, वह खुद उसी कुएं में कूद गई, पायल पहनकर। और जाते जाते उसने कहा, मुझे लौटना है, किसी के पाव में बंध कर। तब से हर कुछ दशकों में एक लड़की उसकी पायल उठाती है, और फिर छाया लौटती है। तो नीरा उसकी अगली देह है, माँ ने कांपते हुए पूछा। नहीं, दादी बोली, नीरा उसकी आवाज है। देह तो अब भी कुएं में है, लेकिन आवाज को जिंदा करने वाली नई पायल वही है। उस रात माँ ने नीरा को जबरदस्ती पायल उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पायल छुई, उसका हाथ झंझना उठा, उंगलियां नीली पड़ गईं। नीरा चुपचाप देखती रही, फिर बोली, अब उसे उतारने का हक तुम्हारा नहीं रहा माँ। ये पायल अब मुझे पहचानती है। 3 दिन बाद नीरा ने खुद खाना पीना छोड़ दिया, बस कमरे में बैठी रहती और दीवारों से बुदबुदाकर बातें करती, कभी धीमे धीमे हंसती, कभी अचानक चीख पड़ती, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। माँ ने गांव के मंदिर के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने जैसे ही हवेली में प्रवेश किया, उन्हें उल्टी आने लगी। उन्होंने बस एक बात कही, ये जगह अब भौतिक नहीं रही। यहाँ समय और शरीर दोनों स्थिर नहीं। जो अंदर है वो बाहर नहीं निकलना चाहता, वो चाहता है कि बाहर वाले भीतर आ जाएं। अगली सुबह नीरा गायब थी। कमरे की खिड़की खुली थी और मिट्टी में सिर्फ एक पायल की लकीर दिख रही थी, सीधी कुएं की ओर जाती हुई। माँ दौड़ती हुई बाहर गईं और कुएं के पास पहुंची तो देखा नीरा वहीं खड़ी थी, कुएं की मुंडेर पर। उसके पांव जमीन पर नहीं थे, वो हवा में लटक रही थी। माँ ने चीखा, नीरा, नीचे मत देखो। नीरा मुड़ी, उसकी आंखें दूधिया सफेद थीं। अब तुम मुझे नीरा मत बुलाओ माँ, वो तो बहुत पीछे छूट गई। अब मैं वही हूँ जिसकी आवाज तुमने दबी थी, जिसकी कहानी अधूरी रह गई थी। मैं अब छाया नहीं, पूरी हूँ। माँ दौड़कर जब तक पहुँचती, नीरा ने छलांग लगा दी, लेकिन कुएं में गिरने की आवाज नहीं आई। बस पायल की खनक हवा में बसी रही, और फिर सब शांत। माँ बेहोश हो गईं। गांव में कोहराम मच गया। लोगों ने कुएं को बंद करने की बात की। मिट्टी डाली गई, पत्थर जमाए गए, पर हर रात कोई न कोई सुनता पायल की खनक, जैसे कोई अंदर से चल रहा हो।
एक हफ्ते बाद माँ को उनकी चप्पल के नीचे कुछ चुभा। उन्होंने देखा वो पायल फिर वहीं पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही चमचमाती जैसे नई हो। और इस बार वो अपनी नहीं थी, उस पर खुदा था एक नाम, छाया। पुनः कुएं को बंद हुए अब 5 दिन हो चुके थे, लेकिन हर रात हवेली की दीवारें किसी अदृश्य खनक से गूंजती थीं। कभी खिड़कियों के पास, कभी छत के कोनों से, और कभी माँ के कानों के ठीक पीछे, जैसे कोई धीमे से कह रहा हो, मैं यही हूँ। तुमने जिसे मिट्टी से ढका वो हवा में घुल गया है। माँ हर दिन चुप होती जा रही थी। नीरा के जाने के बाद उनका चेहरा पथरा गया था और रातों को वो फर्श पर बैठकर पायल की ओर देखती रहती। हाँ, वही पायल जो अब फिर से उनके घर में थी। पायल अब जमीन पर नहीं पड़ी रहती। वह हर सुबह किसी न किसी नई जगह से प्रकट होती, कभी रसोई में, कभी मंदिर के पास, कभी माँ के तकिए के नीचे। और सबसे अजीब बात, अब उसके घंटियों की खनक अलग थी। उनमें लय नहीं थी, बल्कि एक अनियमित कंपन था, जैसे कोई रो रहा हो और उसकी सिसकियां घंटियों में बदल गई हों। छनुआ दादी ने जब यह सुना तो उन्होंने माँ से कहा, ये पायल अब वस्तु नहीं रही, ये अब समय की गांठ है। और इस बार छाया अकेली नहीं है। मतलब? माँ ने डरते हुए पूछा। मतलब अब नीरा भी उस कुएं का हिस्सा बन चुकी है। पहले जो परछाई थी अब वो 2 हो चुकी है। ये पायल अब एक आत्मा को नहीं, एक वंश को बांधती है। माँ को समझ में नहीं आया, लेकिन उस रात उन्होंने सपने में नीरा को देखा। नीरा कुएं के बीच में खड़ी थी, आंखें बंद, पर होठों पर वही मुस्कान जो उसके जाने से पहले थी। और उसके पीछे छाया थी, दोनों के पाँव में वही पायल। लेकिन अब घंटियां नहीं थीं, सिर्फ काले धागे। माँ, नीरा ने सपने में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने मुझे बुलाया था। बचपन में जब मैं पहली बार कुएं के पास गई थी, तुमने कहा था, आवाज सुनाई दी, मैंने तब नहीं सुनी थी, लेकिन अब रोज सुनती हूँ। अब वो आवाज मेरी है। माँ हड़बड़ा कर उठी, पसीने से लथपथ, हाथ कांपते हुए। पायल अब उनके गले में लटकी थी, जैसे किसी ने नींद में पहना दी हो। वे चीखीं, पायल को खींच कर फेंका, लेकिन वो जमीन पर गिरकर भी बचती रही। अगले दिन गांव के स्कूल की एक बच्ची सारिका गायब हो गई। वो आखिरी बार कुएं के पास देखी गई थी। जब लोग खोजने गए तो कुआं अब भी बंद था, पत्थरों से, मिट्टी से। लेकिन फिर भी उसके ऊपर किसी के पाँव के निशान थे, छोटे, भीगे हुए, गीली मिट्टी में डूबे। छनुआ दादी ने तब पहली बार सबको एक पुरानी लोक कथा सुनाई, जिसके अनुसार हर 100 साल में एक पायल किसी छाया बालिका को सौंप दी जाती है। ये बालिका वही होती है जिसे अनजाने में बुलाया गया हो या जिसे खोए हुए नाम पहचान लेते हों। और जब ये पायल किसी तीसरे के शरीर में समा जाए, जिसे उस छाया और उसकी उत्तराधिकारी दोनों पहचान लें, तब पायल स्थायी हो जाती है। न हटाई जा सकती है, न तोड़ी जा सकती है। कौन है वो तीसरी? माँ ने कांपते हुए पूछा। दादी ने जवाब नहीं दिया, बस एक बार माँ की आंखों में देखा, फिर नीचे झुक गईं। तुम हो? माँ पीछे हट गईं। मैं कैसे? जब नीरा 2 साल की थी और कुएं के पास गई थी, क्या तुमने उसे अपने पास खींचते हुए कहा था, वहां मत जाना, वहां छाया रहती है? हाँ, माँ ने धीमे से कहा। और क्या नीरा ने तब भी उसी दिन पहली बार पायल के बारे में पूछा था? माँ की सांसें रुक गईं। उन्हें याद आया, नीरा तब दिन भर खामोश रही थी और रात को सपने में किसी और भाषा में बड़बड़ा रही थी। तब उन्होंने माना नहीं था, लेकिन अब सब कड़ियां जुड़ने लगी थीं।
तो क्या मैं ही? हाँ, दादी ने कहा। वो पायल तुम्हारे लिए थी, लेकिन छाया ने नीरा को पहले बांध लिया। अब तुम्हें दोनों की जगह लेनी होगी। माँ ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं ये सब खत्म करना चाहती हूँ। लेकिन तब दादी ने कहा, कहानी तुम्हारी मर्जी से नहीं, समय की जिद से चलती है। और पायल अब तुम्हारे सपनों में नहीं, सांसों में है। तुम जब चलती हो तुम्हारी नसें खनकती हैं। तुम्हारे पाँव अब भी सुनते हैं, तुम बस नजरें फेर लेती हो। माँ कुछ नहीं कह सकी। उस रात जब उन्होंने अकेले में आईने में देखा तो उनके पैरों में पायल नहीं थी, लेकिन उनकी परछाई में थी। जब माँ ने पायल पहन ली तब न वो चीखी न कांपी। एक अजीब सी शांति उनके भीतर उतर गई थी। शायद वो जान चुकी थीं कि अब लड़ाई की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वे अब दुश्मन नहीं, साधन बन चुकी थीं। उस रात हवेली में बिजली थी, लेकिन बल्ब एक के बाद एक बुझते गए। हवा नहीं थी, फिर भी खिड़कियां फड़फड़ाई। माँ ने धीरे से पायल पहनी और जैसे ही दोनों टखनों में घंटियां एक साथ जगी, एक झंझनाहट पूरे घर में फैल गई, जैसे हवेली ने किसी भूली हुई ध्वनि को फिर से सुना हो। आंगन की जमीन खुद ब खुद कांप उठी और फिर कुएं की दिशा में दरार पड़ने लगी। नहीं, सिर्फ जमीन नहीं, वक्त में दरार आई थी। माँ चल पड़ी। हर कदम के साथ पायल की आवाज जोर से नहीं बल्कि और गहराई से बजती थी, जैसे कोई जमीन के नीचे से उसकी दिशा में सिर हिला रहा हो। हाँ, तू सही है, तू आई है। कुएं के पास पहुंची तो देखा मिट्टी, पत्थर, सीमेंट सब हट चुका था। वहां अब सिर्फ एक खुला द्वार था, जिसके भीतर से अंधकार नहीं, हल्की नीली रोशनी टपक रही थी। कुएं में अब गहराई नहीं, रास्ता था, नीचे नहीं, भीतर। माँ ने एक आखिरी बार पीछे देखा। हवेली चुप थी, गांव सो रहा था। चांद ने बादलों से मुंह फेर लिया था। छाया, माँ ने फुसफुसाया, नीरा, मैं आ रही हूँ। और बिना झिझक उस प्रकाश से भीगे कुएं में कूद पड़ी। पर इस बार गिरावट नहीं थी। माँ एक लंबे सुरंगनुमा मार्ग में चली गईं, जहाँ दीवारें सांस लेती थीं। हर तरफ लटकती हुई परछाइयाँ थीं, जिनके कोई चेहरे नहीं थे, लेकिन आंखें थीं, खुली चौड़ी और उन्हीं की ओर टकटकी लगाए। उनके नीचे पानी नहीं, पायलें बिछी थीं हजारों लाखों। हर पायल के भीतर कुछ फंसा था, कभी कोई नाम, कभी कोई हंसी, कभी एक अधूरी चीख। माँ चलते चलते थम गईं। सामने एक दरवाजा था, ऊंचा, पीतल से बना, और उस पर खुदे थे 3 नाम, छाया, नीरा, रिक्त। माँ ने अपना हाथ उस खाली नाम पर रखा। दरवाजा खुला। भीतर एक गोल मंडल था, जिसके केंद्र में नीरा बैठी थी, पायल पहने, आंखें बंद, लेकिन होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र बोल रही हो। उसके पीछे छाया खड़ी थी, अब भी वैसी ही, उलझे बाल, सफेद आंखें, और वो बिखरी हुई मुस्कान जो किसी बच्ची की नहीं हो सकती। माँ ने कुछ नहीं कहा। पायल की खनक खुद सब कह गई। नीरा ने आंखें खोली। तुम आ गई। मैं हमेशा तुम्हारी माँ थी, माँ ने कहा। लेकिन अब तुम मेरी राह हो, नीरा बोली। छाया आगे बढ़ी, पहली बार बोली, मैं एक वादा हूँ। अधूरी हर स्त्री की कहानी, जिसे प्रेम नहीं, बंधन मिला। मुझे कुएं ने नहीं मारा, मुझे समाज ने छोड़ा और समय ने भुला दिया। मेरी पायल इसलिए नहीं बजती क्योंकि मैं लौटना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि कोई और मेरा अधूरा जीवन पूरा कर सके। और अब तुम तीसरी हो, पूर्ण। नीरा ने हाथ आगे बढ़ाया। माँ ने उसका हाथ थामा और तभी सब कुछ जलने लगा।
न अग्नि से न प्रकाश से, बल्कि स्मृतियों से। माँ ने देखा अपना बचपन, नीरा की पहली चीख, हवेली की पहली रात, छाया की चीख, दादी की आंखें, कुएं की गहराई, और फिर सब कुछ एक रेखा में विलीन हो गया। वो तीनों अब एक थीं। गांव में अगले दिन हवेली जल उठी बिना आग के। लोग कहते हैं कि हवेली ने खुद को निगल लिया। कोई मलबा नहीं मिला, सिर्फ वही एक चीज जो हर बार वापस आती थी, एक पायल। इस बार वो स्कूल की टीचर मिस प्रिया को दिखी जब वो चौथी कक्षा की छात्रा ज्योति को डांट रही थी। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, क्या आपको भी नीरा की तरह खनक सुनाई देती है? पायल अब एक आत्मा नहीं बुलाती, वो वक्त बुलाती है, परछाइयों से भरे वक्त को। और अगली को? क्या अगली आप हैं? बारिशों से मेरा पुराना नाता है। बचपन में जब भी पहली बूंदें जमीन पर गिरती, मिट्टी से जो खुशबू उठती, वो मुझे माँ की गोद सी लगती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बारिश में कुछ बदल गया था, खासकर जब मैं अकेला होता। ऐसा लगता जैसे आसमान से सिर्फ पानी नहीं गिरता, कुछ और भी रिश्ता है जो त्वचा पर नहीं, आत्मा पर लगता है। इस बार जब मैं जयपुर आया, बरसात समय से पहले ही शुरू हो चुकी थी। काम की थकावट और पुराने शहर की तंग गलियों ने मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। उसी बेचैनी में मैं भटकते हुए एक दुकान के सामने आ खड़ा हुआ। कोई बोर्ड नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस लकड़ी की एक जर्जर पट्टी जिस पर बड़े धुंधले अक्षरों में लिखा था, छाया में जो भीगे वह सच देखे। मेरे पैरों ने खुद ब खुद उस दुकान में प्रवेश कर लिया। भीतर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, पतले चश्मे के पीछे सूनी आंखें, कांपते हाथ और ऐसा चेहरा जो जैसे किसी पुराने शोक से बना हो। उसकी दुकान में कोई नई चीज नहीं थी, सिर्फ छाते। लेकिन ये छाते भी कुछ अलग थे, कुछ आधे जले हुए, कुछ की पकड़ पर खून के दाग जैसे धब्बे, कुछ जिनके कपड़े पर जैसे किसी ने चेहरे उकेरे हों। वहाँ कोई जोड़ी नहीं थी, कोई डिजाइन की समानता नहीं, हर एक अकेला, अलग और जैसे एक नई कहानी में बंद। मुझे एक छाता चाहिए, मैंने कहा। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे नीचे झुककर एक छाता निकाला। यह काले रंग का था, लंबा और भारी, लेकिन जैसे ही उसने मेरी ओर बढ़ाया, मेरी उंगलियों में सिहरन दौड़ गई। उसकी पकड़ लकड़ी की थी, मगर इतनी घिसी हुई कि जैसे सदियों से किसी ने उसे पकड़ा हो। कपड़ा स्याह सूखा हुआ, लेकिन उस पर बहुत बारीक सिलाई में कुछ लिखा था, मैं पहले नहीं भीगा। ये बारिश से बचाएगा ना? मैंने पूछा। बूढ़े ने नजरें नहीं मिलाईं, सिर्फ एक वाक्य कहा, ये बारिश से नहीं, डर से कांपता है। मैं समझा वो मजाक कर रहा है। मैंने पैसे दिए और छाता लेकर बाहर निकल गया। बारिश उसी रात हुई। न बिजली कड़की, न बादल गरजे, बस एकदम से बूंदें गिरने लगीं, जैसे किसी अदृश्य लाश ने आसमान से पर्दा हटा दिया हो। मैं होटल से बाहर निकल रहा था तो छाता खोला, लेकिन वो खुलते ही हिलने लगा। उसकी हड्डियां, जो धातु की थीं, धीमे धीमे कंपन कर रही थीं, जैसे वो मेरे नहीं, किसी और के हाथों में होना चाहता हो। और फिर पहली बूंद उस पर गिरी। छाते से एक आवाज निकली जो मानवी नहीं थी। एक घुटी हुई चीख, जैसे किसी ने पानी में डूबते वक्त मदद मांगी हो, मगर आवाज गले से बाहर न निकल सकी हो। मैंने छाता बंद कर दिया, लेकिन तब तक उसके कपड़े पर कुछ उभर चुका था। एक चेहरा, फीका, जैसे स्याही में धुला हुआ। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मुंह खुला था, इतना कि छेद सा बन गया हो। मैं घबराकर होटल लौट आया। रात भर छाता कमरे के कोने में रखा रहा, लेकिन उसकी हड्डियां अब भी कांपती रहीं।
जैसे बारिश उसके भीतर बस गई हो। अगली सुबह मैं उसी दुकान पर लौटा। वहाँ कुछ नहीं था। वही जगह, वही गली, लेकिन अब वहाँ सिर्फ बंद दरवाजा था और लकड़ी की पट्टी उल्टी लटकी हुई, जिस पर लिखा था, जो भीग गया वह अब सूख नहीं सकता। मैं भागकर होटल लौटा और छाता को जला देने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं लगी। वह छाता जलता नहीं था, बस भाप छोड़ता था, एक गंध जैसी जिसमें लोहे, पानी और पुराने दोहक की मिलीजुली बू थी। उसी रात बारिश फिर हुई, मगर खिड़की बंद थी, दरवाजा बंद, फिर भी कमरे की छत से बूंदें टपकने लगीं। दीवारों से पानी नहीं, शब्द बहने लगे। कोई कहता था, मुझे वापस ले चलो, कोई फुसफुसाता, मैं अब भी भीतर फंसा हूँ। मैंने छाता उठाया। वह अब हरा हो चुका था। उसके कपड़े पर उंगलियों के निशान उभर आए थे, छोटे छोटे, जैसे किसी बच्चे के, और उसकी पकड़ पर नाम लिखा था, शहजादी। मैंने वह नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा छाता खोला, पूरा कमरा नम हो गया। बिस्तर, दीवारें, शीशा सब भीगने लगे बिना किसी बारिश के। छाते के भीतर से पानी टपकने लगा और उसके साथ आवाजें। पहले तो धीमी, फिर तेज, और फिर एक सुर्ख स्त्री का विलाप करता हुआ, जैसे वो बरसों से बस एक ही चीज कह रही हो, मुझे मत खोलो, मैं लौटना नहीं चाहती। लेकिन अब देर हो चुकी थी। बारिश सिर्फ बाहर नहीं थी, वो मेरे भीतर थी, और छाता अब मेरे हाथ में नहीं, मेरी परछाई में था। वो हर सुबह खुद ब खुद खड़ा होता, बंद, शांत, लेकिन जैसे ही बादल गरजते, वह कांपने लगता, जैसे जानता हो कि जिस बारिश से वो भागता है, वह अब सिर्फ आसमान में नहीं, मेरी आंखों में है। अब मैं छाते से नहीं डरता, मैं उसकी तरह बन गया हूँ। बारिश होते ही कमरे में बंद रहता हूँ, खिड़कियाँ सील कर देता हूँ, और हर उस परछाई से बचता हूँ जो दीवारों पर पानी के साथ बहती है। क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ, कुछ छाते भीगने से नहीं डरते, वे इसलिए कांपते हैं क्योंकि वो बारिश को पहचानते हैं। और अगर तुमने एक बार उस बारिश को पहचान लिया, जो आसमान से नहीं, अतीत से गिरती है, तो फिर न छाता बचता है, न तुम। छाता अब सिर्फ एक वस्तु नहीं रहा था। वह कमरे के कोने में नहीं, मेरी नींद में रहता था। वह बंद पड़ा दिखता, लेकिन भीतर से खुला होता, खुला उन यादों के लिए जो मेरी नहीं थीं, फिर भी हर रोज मेरी सांसों में उतरती जा रही थीं। मैंने कई बार उसे छोड़ने की कोशिश की। पहले तो होटल के स्टाफ से कहा कि उसे फेंक दें। जब उन्होंने हाथ लगाया तो बोले, सर, ये तो बर्फ जैसा ठंडा है। और जैसे ही किसी ने उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, बिजली चली गई। लाइट 2 घंटे तक नहीं आई, और जब आई तो छाता फिर से कमरे में पड़ा था, उसी जगह, उसी मुद्रा में, लेकिन अब उसकी पकड़ पर एक नया नाम उभरा था, शहजादी। मैं उस नाम से परिचित नहीं था, पर जैसे ही मैंने उसे जोर से दोहराया, कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई, और बाहर बारिश नहीं हो रही थी, फिर भी हवा में गीले पत्तों की गंध थी, जैसे कोई गुमशुदा रात लौट आई हो। मैंने इंटरनेट पर शहजादी, जयपुर, छाता जैसे कई कीवर्ड खोजे, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन होटल के पुराने चौकीदार, जिसने शहर में 30 साल से ज्यादा नौकरी की थी, उससे बात की। जब मैंने नाम लिया, वह चुप हो गया। फिर धीरे धीरे बोला, एक लड़की थी, बहुत पहले, उस गली में रहती थी जहां अब कुछ नहीं बचा। कहते हैं उसने बरसात की एक रात में छत से छलांग लगा दी थी, पर कोई लाश नहीं मिली। बस एक छाता मिला था, खुला हुआ, गीला, और जिसके कपड़े पर उसका चेहरा जैसा कुछ उभरा था। मैं कांप गया। मैंने उस रात छाता अपने बिस्तर के पास रखा, लेकिन उसे उल्टा करके। सोचा कि शायद उसका मुंह नीचे रहेगा तो कुछ नहीं होगा।
लेकिन रात के तीसरे पहर मेरी नींद खुली क्योंकि कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, मुझे मत उल्टाओ। मैं गिर चुकी हूँ मगर पूरी नहीं हुई। मैंने बत्ती जलाई, कोई नहीं था, पर अब छाता सीधा था और उसके नीचे की जमीन गीली थी, जबकि पूरे कमरे में न तो कोई खिड़की खुली थी न ही नमी का कोई स्रोत। उसके बाद हर रात सपने आने लगे। मैं किसी और की जगह पर था। एक हवेली की छत पर काले बादल, बहुत सारा पानी और एक लड़की, लाल साड़ी, भीगे बाल और आंखें जो देखती नहीं थीं, बस सवाल करती थीं। हर बार वो मुझे देखकर कहती, तू मेरा नहीं, लेकिन तू ले चल सकता है। मेरी बारिश अब तेरे भीतर है। फिर वह छाता मेरी ओर बढ़ाती, लेकिन जैसे ही मैं उसे छूता, मैं नींद से जाग जाता, भीगा हुआ, कांपता हुआ, और बगल में वही छाता रखा होता, अब जरा और पुराना, जरा और भारी। मैंने छाते के कपड़े को ध्यान से देखा। उसकी सिलाई के भीतर एक महीन पैटर्न था, बारिश की बूंदों जैसा नहीं, बल्कि आंसू के आकार में, जैसे किसी ने किसी दुहक को छिपाने के लिए उसे कपड़े में सिल दिया हो। अब मैं खुद को पहचानने में असमर्थ था। मैं अकेला नहीं था अपने शरीर में। मेरी आंखों में कभी कभी किसी और के दृश्य आ जाते थे। पुराने जयपुर की गलियां, एक टूटा हुआ झूमर, बरामदे में टपकती छत और किसी बच्चे की आवाज, छतरी दो माँ, मुझे डर लग रहा है। पर मैं बच्चा नहीं था और वह माँ भी मेरी नहीं थी। उस छाते के भीतर कोई वक्त बंद था, ऐसा वक्त जो खत्म नहीं हुआ, बस मुड़ गया था और अब मुझसे होकर दोबारा बहना चाहता था। एक दिन मैंने छाता लेकर उस गली में जाना तय किया जहां चौकीदार ने कहा था शहजादी रहती थी। गली में अब कोई घर नहीं था, सिर्फ एक दीवार जिस पर सफेद चूना पुता था और एक जगह गाढ़ा लाल दाग। मैं छाता खोला उस दीवार की ओर करके और अचानक हवा चलने लगी। बारिश नहीं थी, पर छाते की हड्डियां कांपने लगी। उसके कपड़े से एक चीख निकली, जैसे वही लड़की उस जगह पर फिर लौट आई हो। और दीवार पर उस लाल दाग के नीचे अब एक शब्द लिखा हुआ था, मुझे इस बार पूरा होने दे। मैं लौट आया। अब छाता मेरे हाथों में नहीं रहता, वह खुद मेरे पीछे चलता है। जब मैं उठता हूँ वह खुलता है, जब मैं सोता हूँ वह बंद होकर मेरे सिर के पास रखता है। अब बारिश का इंतजार नहीं होता। अब लगता है कि हर दिन, हर शाम, हर चुप्पी के भीतर कुछ भीगता जा रहा है और मैं सूख नहीं पा रहा। अब मैं खुद को देखने से डरता था। शीशे में जो चेहरा उभरता वह पूरी तरह मेरा नहीं होता। कभी आंखें हल्की काली हो जाती, कभी होंठ सूज जाते जैसे किसी और ने मेरे शरीर को कुछ देर पहन लिया हो और फिर छोड़ दिया हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था वह था मेरा चेहरा पूरी तरह गीला दिखना, जबकि कमरे में न एक बूंद पानी था, न कोई नमी। छाता अब सिर्फ एक छाया नहीं, एक आदत बन चुका था। मैं जहाँ जाता वो साथ चलता। मैं उसे कभी उठाकर नहीं ले जाता, लेकिन वो पहुँच जाता। ऑफिस में टेबल के नीचे, बस में पैरों के पास, मंदिर की सीढ़ियों पर, हर जगह। और हर बार जब मैं पूछता तू यहाँ कैसे आया, तो उसकी कपड़े की सतह पर एक धब्बा उभर आता जो दिखता तो सूखा था, लेकिन उसे देखते ही मेरी गर्दन में ठंड दौड़ जाती। एक रात नींद में मैंने खुद को एक कमरे में खड़ा पाया जहाँ छाते की हड्डियां दीवारों से निकली हुई थीं। वो सब मेरी ओर मुड़कर कह रही थीं, तू बच नहीं सकता, तू नया नहीं है, तू वही है जो उस दिन वहां था। तूने देखा था उसे गिरते हुए, लेकिन तू भाग गया। अब तू क्यों डर रहा है? मैं चीखकर उठा। सीने पर पसीना नहीं, पानी था और फर्श पर छाता खुला पड़ा था। उसकी हड्डियां जमीन में गड़ी हुई थीं, जैसे वो वहां से कुछ खींच रहा हो।
मैंने समझ लिया था, ये छाता किसी चीज का दरवाजा नहीं, ये खुद एक जेल है। कोई आत्मा, कोई समय या कोई पल जो अधूरा है वो इसमें बंद है। और जब कोई इसे छूता है तो वह उसकी देह में उतरकर अपना अधूरापन पूरा करना चाहता है। मैंने चौकीदार से फिर मिलने की कोशिश की, लेकिन वह गायब था। होटल का नया गार्ड बोला, यहाँ तो पिछले महीने से कोई चौकीदार था ही नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने अपना नाम रजिस्टर में खोजा, वहाँ कोई एंट्री नहीं थी। मैं उस कमरे में रह रहा था जो 2 साल से बंद पड़ा था, और उस कमरे में आखिरी जो रुका था उसका नाम लिखा था आरिफ। मैं आरिफ नहीं हूँ, मैंने खुद से कहा। लेकिन तब मुझे याद आया, सपनों में मुझे यही नाम पुकारा जाता था। आरिफ, उसे मत छोड़, छाता मत खोल, वह लौटेगी। पर अब वो लौट आई थी, और इस बार सिर्फ बारिश के साथ नहीं, सूखे में भी। मैंने खुद को समझाया कि अगर ये सब रोकना है तो मुझे उस जगह वापस जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था, उस गली में, उस दीवार के पास। मैंने छाता लिया, पैदल गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई और इसमें उलझे। गली में पहुंचा तो देखा वो दीवार अब नहीं थी। वहां अब एक नया कॉम्प्लेक्स बन रहा था। मशीनें चल रही थीं, मजदूर चिल्ला रहे थे। पर जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सब कुछ ठहर गया। आवाजें बंद हो गईं, मशीनें रुक गईं, और आकाश से एक बूंद गिरी सीधी मेरी हथेली पर। छाता अपने आप खुल गया, और उस क्षण सब कुछ मिट गया। मैं अब उसी पुरानी हवेली की छत पर था। रात थी, हवा भारी थी, और सामने वही लड़की खड़ी थी, शहजादी। वह रो रही थी, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। उसकी उंगलियां छाते को थामे हुए थीं, और वह उसे मेरी ओर बढ़ा रही थी। इस बार मत भागना, उसने कहा। मुझे गिरना नहीं है, मुझे बंद करना है। मुझे इस छाते से बाहर आना है। लेकिन बाहर निकलने के लिए किसी को भीतर जाना होगा। मैंने सिर हिलाया, उसकी तरफ बढ़ा, छाता लिया, और जैसे ही मैंने उसे बंद किया, सारी दुनिया शोर में बदल गई। होटल का कमरा, बारिश, गली, शीशा, पसीना, गलती, सब एक धागे में बंध गए। जब मेरी आंखें खुली, मैं फिर से उसी कमरे में था। छाता अब वहीं पड़ा था, लेकिन उसकी पकड़ अब बिल्कुल साफ थी। कोई नाम नहीं, कोई घाव नहीं, बस एक रेखा, जैसे अंततः किसी कहानी को विराम मिल गया हो। पर मैं अब वैसा नहीं था। मुझे नींद नहीं आती, मैं बारिश में नहीं भीगता। मेरी परछाई कभी कभी मुझसे आगे चलने लगती है। और छाता, वह अब का पता नहीं। लेकिन कभी कभी जब कोई दूसरी आत्मा बारिश में रास्ता भूल जाती है तो वह धीरे से खुलता है, क्योंकि अब मैं दरवाजा हूँ। और जो भी उस बारिश से डरता है, उसे मैं ढक लेता हूँ। अब छाता मेरी दुनिया का केंद्र नहीं था, बल्कि मैं उसका विस्तार बन चुका था। वह पहले मेरे हाथों में था, अब मेरे भीतर। मैं सोचता था मैं उसे ले जाता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ ले जा रहा था जहाँ बारिश सिर्फ बादलों से नहीं गिरती। उस रात जब मैं छाता लेकर वापस कमरे में लौटा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। टीवी पर कोई पुराना फिल्मी गाना, बाहर की सड़क पर हॉर्न की आवाज, और कमरे में वह परिचित घुटी हुई गंध जो इस शहर में बसने के बाद भी मुझसे नहीं गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने छाता बंद करके दीवार के पास रखा, कमरे की रोशनी धीमी होने लगी। पंखा चल रहा था, लेकिन हवा गायब थी। मैं खड़ा रहा, लेकिन जैसे मेरी परछाई मुझसे अलग हो गई हो, वह दीवार पर रह गई,
जबकि मैं थोड़ा पीछे हट चुका था, एक ऐसी जगह में जहां समय सीधा नहीं चलता। और तभी बारिश शुरू हो गई। नहीं, बाहर नहीं, कमरे के भीतर। दीवारों से, सीलिंग से, यहाँ तक कि मेरी उंगलियों से भी बूंदें गिरने लगीं। जैसे मैं खुद एक बादल में बदल रहा हूँ और छाता अब मेरी छाया नहीं, मेरी चेतना बन चुका था। तभी उसकी कपड़े की सतह पर कुछ शब्द उभरने लगे, पुराने, दरारों जैसे। उनमें एक नाम चमका, आरिफ। मैंने पहले भी ये नाम सुना था, शायद सपनों में, शायद होटल रजिस्टर में। लेकिन अब मुझे समझ आया, आरिफ मैं ही था, एक और जन्म में, एक और गलती के साथ। शायद वही रात थी जब शहजादी गिरने जा रही थी और मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि मुझे डर लगा था। छाता मेरे हाथ में था, लेकिन मैंने उसे आगे नहीं बढ़ाया। उस गलती का बोझ अब तक बारिश में बदलकर लौटता रहा था। अब छाता केवल डर का प्रतीक नहीं था, वह क्षमा का माध्यम था। और अब जब उसने मुझे पहचान लिया था, तो वह चाहता था कि मैं वही करूं जो मैं तब नहीं कर पाया था, किसी को बचाऊं, किसी को पूरा करूं। मैंने छाता खोला। उसकी हड्डियां अब कांप नहीं रही थीं। वे शांत थीं, थकी हुई लेकिन संतुष्ट। उसके भीतर कुछ नहीं था, न कपड़े पर चेहरा, न फुसफुसाहट, सिर्फ गहरा अंधकार। और एक सीढ़ी, हाँ, एक सीढ़ी जो छाते के भीतर से नीचे जाती थी। मैंने उसे छुआ तो मेरी उंगलियां धंसने लगी, जैसे पानी में नदी समुद्र जा रही है। मैं समझ गया, यह अंतिम दरवाजा है। अगर मैं इसे पार करता हूँ तो शायद लौटकर कभी नहीं आ पा। मैंने कोई और सवाल नहीं किया। छाता अब किसी प्रश्न का जवाब नहीं था, वह खुद उत्तर था। मैंने सीढ़ियां उतरनी शुरू की। हर कदम पर एक दृश्य उभरता, शहजादी की हंसी, उसकी माँ का रोना, बरामदे में रखा पुराना रेडियो, हवेली की दीवारों पर उकेरे गए नाम। और फिर मैं खुद बारिश में खड़ा, छाता थामे, लेकिन आगे बढ़ने से डरा हुआ। अब मैं उस रात के उस क्षण पर था। शहजादी गिरने ही वाली थी। मैंने छाता आगे बढ़ाया। वह रुकी। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था। उन्होंने कुछ और मांगा, छाया नहीं, माफी। मैंने कहा, मैं अब भागूंगा नहीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने छाता थामा, सब कुछ रुक गया। बारिश थम गई। हवेली का रंग बदल गया। दीवारें सफेद हो गईं। झूमर हिलना बंद हो गया और शहजादी मुस्कुराई। मैंने आंखें खोली तो खुद को फिर से होटल के उसी कमरे में पाया, लेकिन अब सब कुछ सूखा था। न कोई बूंद, न कोई गंध। और कोने में रखा था वही छाता, बंद, शांत और अब पूरी तरह काला। उस पर अब कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने धीरे से उसे उठाया। वह अब भारी नहीं था, हल्का था, जैसे भीतर का भार खत्म हो चुका हो, जैसे उसने जो थाम रखा था उसे छोड़ दिया हो। अब जब मैं बारिश में निकलता हूँ तो मैं भीगता नहीं, न छाता खुलता है, न चीखें आती हैं। वह बस मेरे साथ चलता है, जैसे एक पुरानी कहानी जो अब खत्म हो चुकी हो, लेकिन उसकी आखिरी पंक्ति अभी भी हवा में तैर रही हो। और कभी कभी जब बहुत गहरी बारिश होती है और लोग भागकर छाव में जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कोई लड़की लाल साड़ी में दूर खड़ी मुस्कुराती है। वह छाता नहीं मांगती, क्योंकि अब वह जानती है जो गिरा था वह अब थामा गया है। राजस्थान के मरुस्थली इलाके में बसा नाकोरा गांव बाहर से देखने पर शांत लगता था, लेकिन उसकी खामोशी के भीतर कुछ था जो धड़कता नहीं था, बस छुपा हुआ सांस लेता था। यहाँ दोपहर जल्दी ढलती थी,
और रातें तो जैसे आसमान से नहीं, जमीन के भीतर से उठती थीं। लोग ज्यादा नहीं बोलते थे, और अगर बोलते भी थे तो कुछ नामों का जिक्र नहीं करते थे, जैसे कि छाया और उस कुएं का। गांव के उत्तर छोर पर एक सूखा कुआं था, जर्जर, चुप और पत्थरों से घिरा हुआ। बरसों से वहां पानी नहीं था, फिर भी उसके चारों ओर हवा हमेशा थोड़ी ठंडी रहती थी, जैसे जमीन के भीतर अब भी कुछ बह रहा हो। वहां कोई अकेले नहीं जाता था, और जो जाते भी थे लौटकर कम बोलते थे। गांव की औरतें अक्सर बच्चों को डराने के लिए कहती, अगर देर से घर लौटोगे तो छाया की पायल सुनाई देगी। और एक बार वो सुन ली तो पैर अपने नहीं रहते। नीरा उस गांव की सबसे तेज लड़की थी। 15 साल की, गेहुआ रंग, तेज आंखें, और चलती तो हवा भी उसके पीछे रुक जाती। वह डर को जानती थी, लेकिन मानती नहीं थी। माँ कहती थी कि वो किसी दिन खुद अपने सवालों में उलझ जाएगी, लेकिन नीरा को सब कुछ जानना था। कुएं की गहराई, छाया की सच्चाई, और उस पायल की आवाज जिसे अब कोई नहीं सुनता, लेकिन सब याद रखते हैं। एक दिन की बात है, जब नीरा खेतों से लौट रही थी। धूप ढलने लगी थी और पेड़ों की परछाइयां लंबी हो रही थीं। रास्ते के किनारे, ठीक उस पुराने कुएं के पास, कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। नीरा ने रुककर देखा, वहां मिट्टी में आधी दबी हुई एक पायल थी। चांदी की, महीन और भारी, लेकिन इतनी चमकदार कि जैसे अभी अभी गढ़ी गई हो। उसके पास कोई पदचिन्ह नहीं थे, न घास टूटी थी और न ही कोई सुराग कि वह किसकी हो सकती है। नीरा ने उसे उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां पायल से छुईं, एक हल्की सी सिहरन उसके हाथ से होकर पूरे शरीर में फैल गई। पर यह ठंडी नहीं थी, यह गर्म थी, जैसे किसी की सांस छू गई हो। उसने बिना किसी को बताए पायल पहन ली। उसके मन में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी उत्सुकता थी और एक विचित्र सुख। पायल बाएं टखने में पहनते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी चाल बदल गई है। हर कदम जैसे थिरकने लगा हो, हर मोड़ जैसे पहचाना लगने लगा हो। घर पहुंचने पर माँ ने जैसे ही पायल देखी, उसका चेहरा उतर गया। वह खाना बना रही थी, पर हाथ वहीं थम गया। ये कहाँ से लाई? माँ की आवाज बहुत धीमी लेकिन तीखी थी। कुएं के पास मिली, नीरा ने कहा। अजीब बात है न माँ, इतनी नई लगती है, जैसे किसी ने जानबूझकर वहीं छोड़ी हो। माँ ने उसके पैर की तरफ देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी बहुत पुरानी बात को याद करने की कोशिश कर रही हो। कुछ पल चुप रहकर बोली, उसे अभी के अभी उतार दे। क्यों माँ? नीरा ने हंसते हुए कहा। तुम भी इन गांव की औरतों जैसी बात करने लगी हो। ये बस एक पायल है। नहीं, माँ ने धीरे कहा, ये पायल नहीं है, ये पुकार है। और जिसकी पुकार है वो अब भी वहीं बैठी है, कुएं के अंधेरे में। नीरा ने माँ की बात को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन माँ की आंखों में जो डर था, उसने नीरा के भीतर कुछ हल्का सा खटका जोर किया। उस रात नीरा के कमरे से खनक की आवाज आई, पहले हल्की, फिर दोहरी, जैसे दो लोग चल रहे हों, एक नीरा और दूसरा। माँ उठीं, दरवाजे के पास जाकर झांका। नीरा खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी परछाई दीवार पर थी, लंबी, स्थिर। लेकिन जो चीज माँ ने देखी, उसने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। परछाई में दो जोड़ियां टखनों की थी। नीरा अकेली थी, लेकिन उसकी छाया में कोई और भी था। माँ ने दरवाजा खोला और नीरा से पूछा, बेटी क्या कर रही है? नीरा धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें नींद नहीं थी, बस गहराई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, वो कहती है मैं उसके जैसी दिखती हूँ। कौन? माँ की सांस अटक गई। वो जो नीचे बैठी है, वो जिसे कोई याद नहीं करता,
लेकिन वो सबको देखती है। माँ ने तुरंत छनुआ दादी को बुलाया, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जो 90 साल की उम्र में भी पायल की खनक पहचान लेती थी। दादी आई, नीरा को देखा, उसकी चाल देखी, उसकी आंखों की चमक देखी और पायल को छुआ। दादी ने कहा, वो लौट आई है। कौन दादी? माँ ने पूछा। छाया, जिसकी पायल कभी इसी कुएं में गिरी थी और उसने जाते वक्त कहा था, मैं लौटूंगी जब कोई मेरी तरह चलेगा, मेरी तरह हंसेगा और मेरी पायल पहनेगा। तो क्या नीरा? अभी नहीं, दादी ने कहा, अभी वो सिर्फ उसकी आवाज सुन रही है, लेकिन जब वो बोलने लगेगी उसकी ज़बान में, तब देर हो जाएगी। छनुआ दादी की बातों के बाद माँ ने नीरा की पायल खुद उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनके हाथ में झंझनाहट दौड़ गई, जैसे किसी ने कांच से दबाया हो। पायल उतरी नहीं, उल्टा और कस गई, जैसे अब वो नीरा के शरीर का हिस्सा हो। माँ ने जल चढ़ाया, मंत्र फूका, लेकिन पायल वैसे ही टिकी रही, चमकती, खामोश और अपनी घंटियों में कोई गहरा रहस्य छुपाए हुए। नीरा अब वैसी नहीं रही। उसकी हंसी वही थी, पर वो हल्की नहीं लगती थी। उसकी आंखें अब कम झपकती थीं और कभी कभी वो जमीन पर नहीं, दीवारों पर चलती दिखती थी। सबसे अजीब था उसका चलना, हर कदम में एक लय थी, जैसे कोई पुराने जमाने का नृत्य दोहराया जा रहा हो, जिसका संगीत अब सुनाई नहीं देता। गांव की औरतें कहने लगीं कि नीरा को कुछ हो गया है। एक रात जब वो मंदिर गई तो वहां से लौटी ही नहीं। अगले दिन गांव के बाहर के खंडहर में मिली, अकेली, आंखें बंद और होठों पर वही पुराना गीत जो छाया मरने से पहले गुनगुनाती थी। छू लो न मुझे जैसे मैं धूप हूँ अधूरी, पायल की वो आखिरी झंकार हूँ मैं पूरी। उस दिन के बाद हर रात नीरा कुछ ना कुछ बुदबुदाती रहती, कभी नाम, कभी पुरानी जगहों के पते और कभी कभी अपनी ही माँ को मौसी कहकर बुलाती। एक रात माँ ने गुस्से में नीरा को झकझोर दिया, मैं तेरी माँ हूँ, समझी? नीरा हंसी, पर वो नीरा की हंसी नहीं थी। वह ठंडी थी, गहरी और भीतर तक चुभने वाली। माँ तो मेरी थी, बहुत पहले, जब मैं जली नहीं थी, जब मेरी पायल किसी और की नहीं थी। माँ कांप गई। उस रात उन्होंने खुद को मंदिर में बंद कर लिया, गंगाजल लिया और फैसला किया कि अब जो भी हो नीरा को बचाना है। लेकिन अगली सुबह जब माँ उठी तो नीरा कमरे में नहीं थी। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी, लेकिन नीरा नदारद। कमरे में बस एक चीज पड़ी थी, एक पुराना पायल, वही वाला, लेकिन अब अकेला नहीं। उसके पास एक और पायल थी, ठीक उसी जैसी। दोनों साथ रखे थे, लेकिन केवल एक में खनक थी। माँ भागकर छनुआ दादी के पास गई। दादी ने कहा, अब देर हो चुकी है। दोनों पायल मिल गए हैं, अब छाया पूरी हो गई है। नीरा अब चलती नहीं, अब छाया चलती है उसकी चाल में। गांव में अफवाहें फैल गईं कि कुएं के पास किसी ने एक लड़की को देखा है, लाल चुनरी में, पांवों में पायल, लेकिन चेहरा धुंधला। वह कोई से बात नहीं करती, बस चलती रहती है, कभी कभी उल्टी दिशा में, जैसे समय को पीछे मोड़ रही हो। माँ ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे गांव में तलाश की, मंदिरों में मन्नतें मांगी और अंत में उस पुराने कुएं के पास पहुंची जहां सब शुरू हुआ था। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ सूखी जमीन, जंग लगे पत्थर और एक अजीब सी ठंडक। लेकिन माँ को यकीन था कि नीरा यही है, कहीं न कहीं इस जगह से जुड़ी हुई। अचानक हवा चली और फिर पायल की खनक। लेकिन ये सामान्य नहीं थी। यह खनक नहीं थी, यह बुलावा था, धीमा, क्रमबद्ध, जैसे कोई नीचे से ऊपर चढ़ रहा हो। माँ ने देखा, कुएं के किनारे एक परछाई बनी थी।
पर वहां कोई नहीं था। फिर खनक तेज हुई और कुएं से एक लड़की निकली, गीले बाल, सूखी आंखें और पांवों में वही पायल। उसका चेहरा आधा नीरा जैसा था, आधा किसी और का, जैसे दो जिंदगियां एक देह में अटक गई हो। नीरा, माँ ने पुकारा। लड़की ने सिर झुकाया। अब वो नाम मेरा नहीं है, उसने कहा। क्यों किया तूने ये सब? मैंने नहीं माँ। आपने किया, सबने किया। किसी ने नहीं पूछा कि छाया क्यों कूदी थी। सबने बस नाम मिटा दिया, पायल छीन ली और भूल गए। अब छाया भूलना नहीं चाहती। अब छाया याद बनेगी, हर लड़की की चाल में, हर खनक में मैं रहूंगी। फिर वह लड़की कुएं में नहीं, हवा में बिखर गई, जैसे उसकी देह अब जरूरी नहीं रही। माँ वहीं बैठ गई। बहुत देर तक रोईं, फिर उठीं और पायल उठाई। वह ठंडी थी, लेकिन अब चुभती नहीं थी। दादी ने कहा, अब फैसला तेरा है। पायल को संभाल या फिर किसी और की चाल में ये फिर से खनके। माँ ने पायल को अपनी झोली में रखा और देखा, जमीन पर एक और परछाई बन रही थी, उसके साथ चलने को तैयार। गांव में जब जब किसी लड़की की चाल में खनक बदलती, लोग समझ जाते कि छाया फिर लौट आई है। लेकिन इस बार मामला कुछ और था। ये सिर्फ किसी को सता देना नहीं था, ये कुछ मांगने जैसा था। जैसे एक रूह अपना अधूरा कार्य पूरा करने आई हो, किसी को ढूंढने, किसी को देखने, या शायद फिर से जीने। माँ के लिए अब हर दिन एक परीक्षा था। नीरा लौट आई थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो कभी था ही नहीं। वो बोलती थी, लेकिन कभी माँ को नहीं देखती थी। खाना खाती थी, पर स्वाद की परवाह नहीं करती थी। उसकी नजरें अक्सर किसी पुराने कोने पर टिकी होती, जैसे वहाँ कुछ दिखाई दे रहा हो जो औरों को नहीं दिखता। माँ ने छनुआ दादी से पूछा, छाया कौन थी दादी? सब कहते हैं वो पगली थी, मगर आप कुछ और जानती हैं ना? दादी ने बहुत देर चुप रहने के बाद कहा, छाया मेरी छोटी बहन जैसी थी। गांव के सेठ के यहाँ काम करती थी, लेकिन उसकी चाल, उसकी हंसी कोई भुला नहीं पाया। वो सुंदर नहीं थी, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो देखने वाले को रोक देता था। सेठ का बेटा वीरन अक्सर उसे घूरा करता था। सबको लगता था कि वो बस मजाक करता है, लेकिन छाया डरने लगी थी। उसने एक दिन कहा, मैं कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन इस कुएं से नहीं जाऊंगी। ये कुआं मेरा है, इसमें मैंने अपने आंसू छुपाए हैं। फिर क्या हुआ? माँ ने धीरे से पूछा। फिर एक दिन छाया नहीं दिखी। दोपहर में जब बारिश आई थी, हंसते हुए, बिन मौसम की बारिश, उस दिन कुएं से आवाज आई। बस एक बार पायल खनकी, और तब से वो कभी नहीं लौटी। सेठ ने सबूत मिटा दिए, वीरन को बचा लिया गया। छाया बस एक कहानी बन गई। माँ का गला भर आया, तो उसने कभी कुछ मांगा नहीं। दादी ने कहा, उसने मांगा नहीं, पर उसने वादा किया था, वो लौटेगी। जब कोई उसकी तरह चलेगा, जब किसी की हंसी में उसकी तड़प सुनाई देगी, तब वो वापसी करेगी। पर इस बार खाली नहीं। उसी रात नीरा को एक अजीब सपना आया। वो खुद को एक पुरानी हवेली में देखती है। दीवारें सीली हुई हैं, कोने में जलता एक दिया है, और बीच में एक लड़की बैठी है, नीचे देखती हुई। उसके पाँव में वही पायल है, लेकिन उनमें खनक नहीं, सिर्फ चुप्पी। तुम कौन हो? नीरा पूछती है। लड़की सिर उठाती है, चेहरा नीरा जैसा, मगर आंखें बूढ़ी। मैं वो हूँ जो अधूरी रह गई थी, वो कहती है। तू मेरी देह नहीं है, पर तू मेरी चाल है। तू मेरी नींद नहीं है, पर तू मेरा सपना है।
और अब तुझे पूरा करना है मुझे। नीरा कांप जाती है, मैं कैसे? लड़की कहती है, जैसे मैं गिराई गई थी वैसे तू चढ़ेगी, जैसे मेरी हंसी छीनी गई थी वैसे तू रोएगी, और तब मैं पूरी हो जाऊंगी। अचानक दिया बुझ जाता है, हवेली अंधेरे में डूब जाती है और नीरा की आंखें खुलती हैं। वो रो रही है। माँ पास में बैठी होती हैं, हाथ थामे। माँ, नीरा कहती है, मैं सपना नहीं देखती, मैं किसी और की जिंदगी जी रही हूँ। हर रात एक और चेहरा मेरे भीतर आता है और मैं धीरे धीरे खो रही हूँ। माँ का दिल डूब जाता है, लेकिन वो जानती हैं अब वक्त नहीं बचा। उन्हें वो पायल किसी तरह नष्ट करनी होगी। वो दादी से गुपचुप जाकर पूछती हैं, इस पायल को मिटाया जा सकता है क्या? दादी चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, ये चीज मिटती नहीं, बस अगली को सौंप दी जाती है। अगर मैं पहन लूं तो क्या नीरा बच जाएगी? दादी कुछ कहती नहीं, लेकिन उनकी आंखें जवाब दे देती हैं। माँ उस रात नीरा के सोते समय पायल चुपचाप खोलती हैं। अजीब बात ये थी कि अब वह खुल गई, जैसे नीरा तैयार हो गई हो। माँ पायल खुद पहन लेती हैं और तभी कमरा कांप उठता है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। दीवारों पर छाया की छवि उभरने लगती है और नीरा एक झटका खाकर उठती है। माँ, मत करिए, वो आपको नहीं छोड़ेगी। माँ कहती है, अगर कोई तुम्हें छू भी सकता है तो बस मैं हूँ। तू मेरी बेटी है और तुझे मैं किसी की नहीं बनने दूंगी। छाया की छाया दीवार से उतरती है। वह अब देह की तलाश में नहीं है, उसकी निगाह अब माँ पर है। मुझे मेरी पूरी चाल चाहिए, वह कहती है। पायल दो या फिर जो भी पहने, वह मेरी कहानी को जिए। माँ आंखें बंद करती हैं और धीमे से कहती हैं, तू पूरी हो सकती है, पर मेरी बेटी अधूरी नहीं होनी चाहिए। और तब छाया रुकती है। उसकी छवि कांपती है। पहली बार उसकी आंखों में न गुस्सा है न पागलपन, बस एक थकान, एक सवाल। अगर मुझे भुलाया न गया होता, क्या मैं भी माँ कहती किसी को? दीवारों पर बनी उसकी आकृति टूटने लगती है, खनक गायब हो जाती है और फिर जैसे हवा में बूंद घुल जाती है, छाया चली जाती है। पायल जमीन पर गिरती है। अब वह ठंडी नहीं, न चमकदार, बस एक धातु का टुकड़ा। नीरा माँ के गले लग जाती है। अब सब खत्म हो गया न? वह पूछती है। माँ कुछ नहीं कहती, बस उस पायल को जलती हुई अंगीठी में डाल देती है और जब वह पिघलने लगती है तब एक आखिरी खनक सुनाई देती है। लेकिन अब उसमें कोई आवाज नहीं थी, केवल शांति। पायल को आग में डालना आसान नहीं था। वो सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं थी, वो एक कहानी थी, एक आत्मा की पुकार, एक अधूरी सांस। लेकिन माँ ने हिम्मत की। उस रात जब आंगन में अंगीठी सुलगी और पायल को उसके भीतर रखा गया, तो हवा में कुछ पल को एक तेज खामोशी छा गई। शायद छाया की आत्मा सच में चली गई थी। लेकिन कुछ चीजें कभी पूरी तरह जाती नहीं, वो बस सो जाती हैं। नीरा फिर से नीरा बन गई थी। उसकी आंखें फिर से झपकने लगी थीं, हंसी में हल्कापन आ गया था और उसके कदमों में अब वो पुरानी रफ्तार लौट आई थी। माँ ने पहली बार कई महीनों बाद चैन की नींद ली। छनुआ दादी ने भी सिर झुकाकर कहा, अब शायद छाया को शांति मिल गई है। पर शायद कहानी वहीं तक नहीं थी। उस रात के कुछ हफ्तों बाद गांव में एक मेला लगा। बच्चों की भीड़, ढोलक की आवाजें और खिलौनों की दुकानों के बीच नीरा और माँ भी गईं। ये एक नई शुरुआत जैसी थी।
नीरा ने खुद से माँ से कहा, मैं अब डरना नहीं चाहती माँ, मैं चलना चाहती हूँ तेज, जैसे कोई मुझे रोक न सके। माँ ने सिर हिलाया और नीरा को एक रंग बिरंगी चूड़ी दिलाई। मेला धीरे धीरे ढलने लगा और सूरज के साथ साथ भीड़ भी कम होने लगी। तभी एक कोने में नीरा की नजर पड़ी एक बुढ़िया पर जो जमीन पर बैठी थी। उसके सामने कुछ नहीं था, कोई दुकान नहीं, कोई सामान नहीं, बस उसके सामने एक कपड़ा बिछा था और उस पर रखा था एक जोड़ा पायल, ठीक वैसा ही जैसा नीरा ने कभी कुएं के पास पाया था। नीरा की सांस थम गई। माँ, उसने धीमे से कहा, देखो। माँ ने उस कपड़े की तरफ देखा और कांप गई। ये कैसे हो सकता है? हमने तो। लेकिन बुढ़िया बोल पड़ी। उसकी आवाज बूढ़ी नहीं थी, वो जवान थी, स्पष्ट और भीतर तक पहुंचने वाली। जो मिटाया जाता है वो वापस आता है, किसी और नाम से, किसी और चाल में। नीरा ने कहा, तुम कौन हो? बुढ़िया ने सिर उठाया। उसकी आंखें वही थीं, छाया। मैं अब छाया नहीं हूँ, वो बोली, मैं अब वो हूँ जिसे हर जगह भुलाया जाता है, हर गांव में, हर कुएं में, हर पायल में। मैं वो हूँ जो अधूरी कहानियों में सांस लेती है। हमने तुम्हें मुक्ति दी थी, माँ ने कहा, तुम गई क्यों नहीं? छाया मुस्कराई, कभी कोई पूरी तरह जाता है क्या? तुमने जो जलाया वो सिर्फ धातु थी, मेरी याद नहीं, मेरी भूख नहीं, मेरा इंतजार नहीं। अब क्या चाहती हो? नीरा ने पूछा। मैं चाहती हूँ कि तुम याद रखो, मुझे नहीं बल्कि उन सबको जो कभी छिन गए थे, जिनकी आवाज दबा दी गई, जिनकी चाल छीन ली गई। मैं चाहती हूँ कि जब अगली बार कोई पायल पहने तो वो सिर्फ गहना न हो, वो कहानी हो। नीरा कुछ पल चुप रही, फिर वो बुढ़िया के पास गई और पायल उठाई। पर इस बार कोई सिहरन नहीं हुई, कोई खनक नहीं, वो बस एक शांत ठंडी चांदी थी। नीरा ने वो पायल दोनों हाथों से उठाई और आसमान की ओर देखा। फिर वो उसे जमीन में एक छोटे से गड्ढे में रखाई। अब तुम जमीन में रहो, उसने कहा, जहां से सब कुछ शुरू होता है, जहां सब कुछ मिटता है। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, अब शायद मैं सो जाऊं कुछ सालों के लिए। वो उठी और धीरे धीरे मेला पार करते हुए भीड़ में गुम हो गई। उसके जाने के बाद नीरा और माँ चुपचाप घर लौटे। उस रात नीरा ने कोई सपना नहीं देखा। पहली बार उसे गहरी नींद आई। मगर जब सुबह हुई तो घर के बाहर मिट्टी में छोटे छोटे निशान थे, जैसे किसी ने वहां नंगे पांव चलकर कोई रेखा खींची हो। और दरवाजे के पास एक पायल का आधा हिस्सा पड़ा था, टूटा हुआ लेकिन चमकता हुआ। माँ ने उसे देखा और फिर आसमान की ओर देखा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा में एक हल्की खनक गूंजती रही, बहुत धीमी, जैसे मिट्टी के नीचे से आ रही हो।